हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज बीपीओ के लिए। दोस्तों, बीपीओ के आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। कौन सा होगा दोस्तों? पार्ट 2 होगा। चैप्टर नंबर 3 है पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना। दोस्तों, आज इसका अ, अपन पार्ट 1 कर चुके हैं। आज पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में दोस्तों इसके जो 39 क्वेश्चन आगे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 39 क्वेश्चन में एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक, ग्राम पंचायतों को बजट पारित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक की गणमूर्ति कितनी होनी चाहिए? यानी ग्राम पंचायत में जो बजट पारित किया जाता है तो उसके पारित होने के लिए गणमूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, ये कुल आधे से अधिक होनी चाहिए। कितनी? जितनी ग्राम सभा में यानी सदस्य होते हैं तो उनका आधे से अधिक होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का बजट पारित करने के लिए उसकी गणमूर्ति उसके कुल सदस्यों के आधे से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, जो सदस्य चुने जाते हैं उनसे आधे से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए गए कर, शुल्क अथवा उपशुल्क की छूट किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों, जो सरकार के ग्राम पंचायत द्वारा कर लगाया जाता है उसकी छूट किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? या तो राज्य सरकार के द्वारा या फिर ग्राम पंचायत के ही द्वारा इसमें छूट प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, इसका ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी ठीक है। अगला कि आरोपित करों के कारण देय समस्त धनराशियों जो ग्राम पंचायत को दे हैं, यानी जो ग्राम पंचायत कर लगाती है को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के लिए ग्राम पंचायत को कर निर्धारण करने के कितने महीने के भीतर संकल्प पारित करना होगा? तो दोस्तों, ये संकल्प जो पारित करना होता है वो 3 महीने के भीतर पारित करना होता है। दोस्तों, अगला कि प्रत्येक जिला पंचायत अपने अंतिम रूप से पारित बजट की प्रतिलिपि किसके पास भेजेगी? यानी जिला पंचायत जो अपना बजट पारित करती है वो अपनी अंतिम लिपि यानी बजट की अंतिम प्रतिलिपि किसे भेजेगी? तो दोस्तों, वो अंतिम प्रतिलिपि भेजती है मंडल आयुक्त को और राज्य सरकार को। किसको? मंडल आयुक्त और राज्य सरकार को। प्रत्येक जिला पंचायत अपने अंतिम रूप से पारित बजट की एक प्रतिलिपि मंडल आयुक्त और दूसरी लिपि दोस्तों राज्य सरकार को भेजेगी। अगला कि तथा संपत्ति पर विभव तथा संपत्ति पर कर किसके द्वारा आरोपित या कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों, ये जिला पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? जिला पंचायत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जिला पंचायत किसी गरीब व्यक्ति को क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन आरोपित कर या उसके किसी भाग के भुगतान में एक बार अधिकतम कितने महीने की छूट दे सकती है? तो दोस्तों, ये दे सकती है 1 वर्ष की छूट। कितने? यानी 1 वर्ष की छूट दे सकते हैं जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत किसी गरीब व्यक्ति को दोस्तों कर में छूट। हालांकि क्षेत्र पंचायत द्वारा कौन सा कर आरोपित किया जाता है? तो दोस्तों, क्षेत्र पंचायत द्वारा जो कर आरोपित किया जाता है वो कौन सा है? तो दोस्तों, ये दोनों ही कर हैं, जैसे जल कर और बिजली वैद्युत कर। जल कर और वैद्युत कर दोनों ही करों में क्षेत्र पंचायत छूट दे सकती है दोस्तों, छूट दे सकती है। हालांकि अपने द्वारा स्थापित अनुरक्षित प्रबंधित बाजारों के लिए कौन लाइसेंस शुल्क अथवा पथकर आरोपण कर सकता है? तो दोस्तों, ये कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत दोनों ही दोस्तों दोनों टैक्स लगा सकते हैं यानी कर लगा सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है कि विभव संपत्ति पर कर आरोपण जिला पंचायत के सदस्य द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अभी पढ़ा था, ये बात सही है, दोनों लगाया जाता है। क्षेत्र पंचायत अपने स्थापित अनुरक्षण को शुल्क लगा सकती है, दोनों ये दोनों अभी दोस्तों अपने क्वेश्चन के रूप में देखे थे, तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है कि विचार करना है कि अपने क्षेत्र में स्थायी रूप से अस्थायी रूप से स्थित सिनेमा पर कर लगा ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। तो सही बात है दोस्तों, अगर ग्राम पंचायत में कोई सिनेमा घर है तो उस पर ग्राम पंचायत कर लगा सकती है। अगला, किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था के लिए वैद्युत कर का आरोपण क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, अभी पढ़ा था अपना वैद्युत कर किसके द्वारा लगाया, तो क्षेत्र पंचायत के द्वारा। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों ठीक है। दोस्तों, अगला है कि मिलान करना है कि वैद्युत कर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये सम्मिलित कौन सम्मिलित है, तो ये सही देखना है। तो दोस्तों, इसमें वैद्युत कर बताया था अभी यहाँ पर दोस्तों, ये क्षेत्र पंचायत के द्वारा लगाया था। वैद्युत और संपत्ति कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों, ये जिला पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। बी ऑप्शन गलत है। अगला कि बद्धशालाओं पर शुल्क यानी जो पशुओं का पालन वगैरह किया जाता है उन पर जो शुल्क लगाती है दोस्तों ग्राम पंचायत लगाती है। तो इसका पहला और थर्ड इसका ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों, बी ऑप्शन इसका ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 50वां की स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ना कि ग्राम पंचायत के द्वारा। अगला कि सड़कों की सफाई के पूर्ति के लिए दोस्तों सड़कों की सफाई सफाई के लिए जो कर लगाया जाता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है, ये बात सही है। अगला कि घरेलू उपयोग हेतु जलपूर्ति पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों घरेलू जलपूर्ति के लिए दोस्तों ग्राम पंचायत के लिए। दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, यानी इसमें सही पूछ रहा तो सेकंड और थर्ड, तो इसका सी ऑप्शन होगा। अगला है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों संवैधानिक संस्था है राज्य सरकार आर्टिकल 243 आई के तहत 243 आई के तहत दोस्तों राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 आई या झ के तहत एक संवैधानिक संस्था है। 73वें संविधान संशोधन 1 वर्ष के भीतर दोस्तों राज्य सरकार को आदेश दिया गया था 72वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था कि सभी राज्यों को अपना राज्य वित्त आयोग अलग अलग बनाना होगा। अगला कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। अगला है राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन जो कहता है जिस राज्य का उसी राज्य जिस राज्य में मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन होगा तो उसी का राज्यपाल करेगा, उसी राज्य का राज्यपाल करेगा जिसका वित्त आयोग गठित होगा। अगला राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्टों को किसके द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों अगला कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्यशील है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी जो पांचवा दोस्तों राज्य वित्त आयोग कार्यशील है। पांचवा उत्तर प्रदेश राज्य में 5वां वित्त आयोग कार्यशील है। इसके अध्यक्ष जो है दोस्तों आनंद मिश्रा जी हैं। कौन है, आनंद मिश्रा जी है। 5वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 2015 गठन जो किया गया 2015 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी 2018 में सौंपी थी। कब सौंपी थी, 2018 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों ये सभी सिफारिशें जैसे कि पंचायतों को वित्तीय स्थिति सुधार के लिए, ऐसे मामले जो पंचायतों को सुदृढ़ वित्त के लिए हो, राज्य के समेकित जो निधि होती है उसमें पंचायतों को दी जाने वाले अनुदान सहायता के लिए दोस्तों सभी तरीके की सिफारिशें राज्यपाल कर सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था। दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला राज्य वित्त आयोग 1994 में गठित किया गया था। पहला वित्त आयोग जो गठित किया गया था 1994 में किया गया था। अगला कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या अधिकतम 4 हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों, 4 सदस्य हो सकते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है, 5 वर्ष का कार्यकाल और 4 सदस्य राज्य वित्त आयोग के होते हैं। अगला कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5वें वर्ष किसके द्वारा किया था। तो दोस्तों केंद्र में जो किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 280 के तहत 280 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है। राज्य वित्त आयोग का कार्य नहीं है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने की सिफारिश। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की यानी जो हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सैलरी कटौती करने का आदेश राज्य वित्त आयोग नहीं दे सकता। बाकी सभी जो सिफारिशें हैं वो राज्य वित्त आयोग कर सकता है। दोस्तों अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो दोस्तों भालचंद्र शुक्ला जी थे। भालचंद्र शुक्ला जी थे जो उत्तर प्रदेश के पहला वित्त आयोग गठित किया गया था 1994 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का जो पहला वित्त आयोग का गठित किया गया था दोस्तों 1994 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो भालचंद्र शुक्ल बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, भालचंद्र शुक्ल। अभी वर्तमान में 5वां वित्त आयोग लागू हुआ और इसके अध्यक्ष जो है आनंद मिश्रा जी हैं।
उत्तर प्रदेश का पहला वित्त आयोग का गठन 1994 में हुआ था। इसका अध्यक्ष जो थे भालचंद्र शुक्ला जी। उत्तर प्रदेश में 19 पंचायती अधिनियम 1947 का 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती संस्थाओं को कितने प्रतिशत दिया जा रहा है। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को विभाज्य पूल का जो दिया जा रहा है वो 40%, कितना 40%। राज्य वित्त आयोग के अनुसार कुल विभाज्य पूल का पंचायती राज संस्थाओं को 40% और नगर निकायों को 60% प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रारंभिक 40% अंशों में ग्राम पंचायतों को कितना दिया जा रहा है। तो दोस्तों जो पूल विभाज्य का 40% पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होता है 40%, उस 40% का दोस्तों ग्राम पंचायतों को कितना प्राप्त होता है। तो दोस्तों 70% होता है। ये दोस्तों जो होता है वो 70% ग्राम पंचायतों को, 15% जिला पंचायतों को, 15% दोस्तों क्षेत्र पंचायतों को दिया जाता है। यानी 70:15:15 के अनुपात में दोस्तों इस 40% को बांटा जाता है। पंचायत उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्था को प्रारंभिक 40% अंशों में से ग्राम पंचायतों को दिया जाना कितना है। तो दोस्तों इसमें 70% दिया जाता है। 15% क्षेत्र पंचायत और 15% जिला पंचायत को दिया जाता है। सम्मिलित नहीं है, यानी जो गलत है उसके बारे में देखना है। दोस्तों पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो भालचंद्र शुक्ला जी थे, अभी बताया था। द्वितीय वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो TN धर को बनाया गया था। दोस्तों द्वितीय वित्त आयोग जो बना था। अगला कि तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों तृतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे तैयब अली खान नहीं थे दोस्तों, थे मुस्लिम ही, लेकिन उनका नाम था सैयद अली ताहिर रिजवी। दोस्तों इसका ऑप्शन सी गलत है। पांचवें जो आनंद मिश्रा जी हैं, जो पांचवा भी वित्त आयोग लागू है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इसके जो सही क्रम है वो ये है कि पहला वित्त आयोग भालचंद्र शुक्ल, दूसरा TN धर बनाए गए थे, तीसरा सैयद ताहिर अली बनाया गया था, चौथे को था वो अतुल गुप्ता था कोई, पांचवा दोस्तों आनंद मिश्रा है। अगला कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग के सदस्यों का योग्यता का निर्धारण जो किया था वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा। राज्य विधानमंडल के द्वारा सदस्यों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। अगला कि राज्य वित्त आयोग का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो सदस्य होते हैं अपना अगर त्याग पत्र देना चाह रहा है तो वो राज्यपाल को सौंपेगा। किसको। राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंपेगा। अगला कि निम्नलिखित दिए गए कथनों गए कारणों में से किस कारण से राज्य वित्त आयोग का सदस्य बनने अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर वह दिवालिया है या अस्वस्थ मन का हो या उस पर किसी नैतिक उद्योगिता का विरुद्ध। दोस्तों ये सभी मतलब कोई भी निगेटिव उसके कैरेक्टर पर निगेटिव छवि होगी तो दोस्तों वो राज्य वित्त आयोग का सदस्य नहीं बन सकता है। अगला कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन से राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है। तो दोस्तों ये किया जा रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया 73वां और 74वां 73 और 74 में संविधान संशोधन के दौरान राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है। अगला कि संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73 में संविधान 74 में संविधान अधिनियम के तहत अनुच्छेद के राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। तो 243I के तहत दोस्तों दिया गया था दोस्तों पंचायतों के लिए। किसके लिए दोस्तों। पंचायतों के लिए। और 243 दिया गया था दोस्तों नगर पंचायतों के लिए। किसके लिए। नगर पंचायतों के लिए। दोस्तों ए उसका ऑप्शन ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं। संवैधानिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73 में 74 में अधिनियम अनुच्छेद 243I 243 के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए कानून पारित किया। 1993 के बाद लगभग सभी राज्यों ने अपने स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया। अगला कि उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग का गठन अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों उत्तर प्रदेश के तीसरे तो अभी बताया था सैयद अली। कौन थे। सैयद अली ताहिर रिजवी थे। सैयद अली ताहिर रिजवी थे। ये पांचवें के थे दोस्तों। अगला कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। राज्य वित्त आयोग सदस्यों की नियुक्ति योग्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इस योग्यता के बारे में कथन जो सत्य है इसके सभी कथन सत्य हैं, तो इसका डी ऑप्शन बनता है दोस्तों। अगला कि सम्मिलित नहीं है। तो जैसे केंद्रीय वित्त आयोग 280 में दिया गया। राज्य वित्त आयोग दोस्तों 243 M में नहीं दोस्तों 243I में है, तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन गलत है। लोक सेवा आयोग 315 में दिया हुआ है। निर्वाचन आयोग 324 में दिया हुआ, बाकी सभी गलत है, सही है।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग को अपनी कार्य पद्धति को सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया? तो 243 दोस्तों। आई के थर्ड भाग में दोस्तों राज्य वित्त आयोग को अपनी कार्य पद्धति सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया, 243 आई के थर्ड भाग में। दोस्तों अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा कि अनुच्छेद 243 आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? तो दोस्तों 243 बाई में नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। दोस्तों आज के इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, 206 केवल 76 तक हो गए हैं दोस्तों। अगले पार्ट थर्ड में दोस्तों, पार्ट जो थर्ड आएगा उसमें अपन यानी 77 क्वेश्चन से बात करने वाले हैं अगले चैप्टर में, यानी पार्ट थर्ड में बीपीओ के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को जरूर वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।